ईरान के राष्ट्रपति रईस की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, विदेश मंत्री समेत 9 सवार मारे गए, पीएम मोदी ने जताया दुख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक के वोटिंग परसेंट सामने आ गए हैं। 36.73% वोटिंग दर्ज की गई है। पहले चरण के लिए 5वें चरण के 1 बजे के ये वोटिंग परसेंट सामने आ रहे थे। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। झारखंड की बात करें तो 41.89%, पश्चिम बंगाल में 48.41% वोटिंग दर्ज की गई है। ओडिशा में 35.31%, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंट 27% दर्ज किया गया। 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक के ये वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। 36.73% वोटिंग परसेंट दर्ज किया गया है। 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक 36.73% वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 39.55%, झारखंड में 41.89%, पश्चिम बंगाल में 48.41%, बिहार में 34.62%, जम्मू कश्मीर में 34.79%। तो वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। ओडिशा में 35.31% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 27.78% वोटिंग दर्ज की गई है। 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक के वोटिंग परसेंट सामने आ गए हैं। 36.73% वोटिंग जो है वो दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 39% वोटिंग हुई है। झारखंड में 41.89%, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से वोटिंग परसेंट सामने आ रहे हैं। बिहार में 34.62% वोटिंग दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है। वोटिंग परसेंट अब सामने आ गए हैं। झारखंड में 41.89%, पश्चिम बंगाल में 48.41%, बिहार में 34.62%, जम्मू कश्मीर में 34.79%, ओडिशा में 35.31%, महाराष्ट्र में 27% मतदान जो है वो 1 बजे तक दर्ज किया गया। तो सभी राज्यों के वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसकी 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। चलिए, तो वोटिंग परसेंट सामने आए हैं 1 बजे तक के। 39.55% मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिहार की बात करें तो 34.62%, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 34% मतदान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। चलो, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सुबह 7 बजे से तो वोटिंग जारी है। 6 राज्य है जिसकी 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, रायबरेली में भी आज ही चुनाव हो रहे हैं। अमेठी में भी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं।
अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, मोहनलालगंज, ये तमाम 14 जिले जहां पर वोटिंग लगातार जारी है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता दीपचंद राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। सबसे पहले शुरुआत राहुल जी आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंट सामने आ रहे हैं, अब 1 बजे तक के वोटिंग परसेंट आंकड़ा कुछ खास दिखता नजर नहीं आ रहा है, किस तरीके की अपील? ये सबसे पहली बात ये है मुस्कान जी, आवाज जा रही है मुस्कान जी? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश की जो जनता है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसमें भाग लेने के लिए वो इच्छुक है और वो जा भी रही है। और जो लोकतंत्र के मंदिर की जो आस्था है उस पर निश्चित रूप से शाम तक इसके ऊपर जो चुनाव आयोग जब अपनी रपट जारी करेगा तो इससे हम ज्यादा विशेष रूप से निष्कर्ष ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। सवाल यहाँ ये उठता है मुस्कान जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश के अंदर जो चुनावी माहौल है और इसमें जनता के बीच की जो उत्सुकता है उसको अगर देखा जाए तो निश्चय ही रूप से एक मजबूत और एक स्थिर सरकार चुनने की तरफ ये भीड़ अग्रणीय है। आपने बिहार की भी कुछ डाटा को दिखाया था, मैं बिहार से आता हूं तो अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो 5 लोकसभा सीट पे जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है काफी बेहतरीन यहाँ पे व्यवस्था है और खास करके यहाँ पे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं अपने देश की आवाम को और बिहार राज्य की जनता को भी इस चीज के लिए जरूर बधाई देना चाहूंगा कि इतनी तपिश में भी वो आकर अब लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार चुनने की लिए जो लाइन में लगे हैं इनका भी हम सम्मान करते हैं और इनके लिए खास करके हम आग्रह भी करते हैं कि चुनाव आयोग में जो व्यवस्था कर रखी है उस लोगों को लेकर वो भी बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है। और जहां तक यूपी में जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उससे एक बात निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि एक जो विपक्ष जो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा था उस नैरेटिव को ये बहुत हद तक खड़ा नहीं कर पाया है। देखिए मुस्कान जी, यहाँ समझने वाली बात ये है कि विपक्ष के पास ना तो नेता है, ना तो नियत है और ना ही नीति है, बस भ्रम फैलाकर अपना विपक्ष के पास क्या है वो तो देखिए 4 जून की तारीख नजदीक है और स्पष्ट हो ही जाएगा विपक्ष के पास क्या है या नहीं। लेकिन बीजेपी कितनी इस समय अनुशासन में, या फिर यूं कहे कि बीजेपी कितनी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? 400 पार का नारा दिया है बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ने, एनडीए पार जो है एनडीए वो 400 पार, लेकिन क्या लगता है किस तरीके से इस समय स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए मुस्कान जी, जो 400 पार का जो नारा दिया गया है लगभग 300 प्लस सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी को आने जा रही है। जो विपक्ष इस बात को बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी और उनको जीत नहीं मिलने वाली है, लेकिन वो विपक्ष खुद इस चीज को साबित नहीं कर पाता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर हार किधर रही है। देखिए जो स्वयं हार के डर से 2 जगहों से लड़ने के लिए आतुर है, जिसको खुद अपनी विरासत को छोड़कर मां की विरासत के पास जाने की आवश्यकता पड़ गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और बाद में आग्रह भी करना पड़ा, वहां की जनता से इमोशनली आग्रह करना पड़ा कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही है। जो ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस को अब कह रही है कि हम साथ में हैं, जो अपने प्रदेश में खुद उनका साथ देने से कतरा रही थी, वो अगर इस बात की बात करती है कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी और उनकी मजबूती स्थिति बहुत मजबूत है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय होगा। और जहां तक सवाल उठता है एनडीए की 400 पार की, तो मैं आपको इस चीज को भरोसा दिलाता हूं कि मैंने जो एक बात कहा इसके पहले कि विपक्ष के पास ना ही नेता है, ना ही नियत है और ना ही नीति है जिसके वजह से वो देश को स्थापित कर सके। जहां तक भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम, लेकिन राहुल जी चार चरण निकल चुके हैं देखो चुनाव के, और इन चारों चरणों में खासकर कांग्रेस और विपक्ष, साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में आवाजें तो यही आ रही है कि बीजेपी के पक्ष में कुछ रहे नहीं है ये 4 चरण। देखिए जी, एक बात मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं, कश्मीर की तरफ चलते हैं। जब लोग इस बात को कहते थे कि अगर 370 को आपने छुआ तो देश का झंडा भी उठाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, जब 370 को छुआ तो पूरे घाटी में खून की नदियां बहेंगी। अब आप इन चीजों से थोड़ा हटके आइए।
चलिए राहुल जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दीपचंद राठौड़ जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दीपचंद जी आपका भारत अपडेट पर। सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से, वोटिंग परसेंट सामने आए हैं 1 बजे तक के, 39 के करीब वोटिंग परसेंट है, कुछ खास आंकड़ा दिख नहीं रहा है इस समय। आदरणीय मुस्कान जी, देखिए जनता के बीच में से आवाज आ रही है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ करने के लिए जा रही है चटाचट, और जनता चाहती कि छुटकारा मिले हमें फटाफट, इसलिए जनता का वोट का बटन दबा रही है खटाखट। जिस तरह आनंद भाई ने भी बात कही है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, देखिए जनता का कहना है कि अब मोदी जी के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता खूब चला है और भारतीय जनता पार्टी के दिन लग गए हैं। 2024 में एक नया सवेरा होगा, जो जीतेगा वो हमारे लिए महंगाई की बात करेगा, बेरोजगार की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। तो मैं पूरा चाहूंगा आनंद भाई, आज आप 10 साल से सत्ता में हो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री किसी मंत्री बोलते हैं तो देश का दुर्भाग्य है कि वो सांप्रदायिक और तुष्टिकरण की बात करते हैं। अभी आपने जो वादे करे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे दिन पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जो आप अपने जो नोटबंदी लेके आए थे उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आप जीएसटी लेके आए थे उस पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आप जो काला धन लाने की जो बात कर रहे थे, आप उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? जो आप कहते हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी आज 10 सालों के अंदर मुद्दाविहीन हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब पहला चरण था तो ये हमारे मैनिफेस्टो ढूंढ रहे थे, दूसरे चरण में इनको मीट मछली मुर्गा याद आया, लेकिन मणिपुर याद नहीं आया। तीसरे चरण में आते आते ये 2 भैंस पैर आ गए, अरे भाई 4 जून को हम आपको आनंद दिए भैंस दे देंगे फ्रॉम भेद। और चौथे चरण में आते आते इन्होंने क्या कहा, अंडानी अंबानी को लेकर आगे। आज माननीय देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश के नेता कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी, वही वो सब बोल रहे हैं। लेकिन आनंद जी आप बताइए, 10 साल के अंदर आपने क्या विकास करा? भारत की बात तो आप कर रहे हो। ठीक है दीपचंद जी, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी भी हमारे साथ है। राहुल आनंद जी, देखिए तमाम तरह के आरोप लगा दिए गए हैं बीजेपी पर, वो पूछ रहे हैं कि आखिर विकास क्या किया है इतने समय में, जो आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं इस बात को बता दूं कि हमारे दीपचंद जी जिस बातों को पूछ रहे थे कि 10 साल में आपने क्या किया, वो ये बातों को कह रहे थे, क्योंकि बड़ा ही स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने किया है उस कार्य को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महसूस करने की जरूरत है। हमारा विपक्ष वो धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो चुका है, जो अपने पुत्र मुंह में ही अपने आप को समा रखा है। ठीक है राहुल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। दीपचंद जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए अलग अलग तरीके से राहुल जी से पहले भी बात हुई, कांग्रेस पर वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी तो इस तरीके से वो अपने आत्मविश्वास खो चुके हैं कि अपनी सीट छोड़कर अपनी माता की सीट पर उन्हें जाना पड़ा। आदरणीय मुस्कान जी, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर रही बात आज चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने की बात नहीं है, आज मुद्दे की बात होनी चाहिए। जो हमारा इलेक्शन है वो किस बेस पे चल रहा है। चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो राहुल गांधी पर आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कर रही है, और ये साफ कह दिया गया है कि राहुल गांधी अपना आत्मविश्वास कुछ इस तरीके से खो चुके हैं कि अब उन्हें अपनी सीट छोड़कर रायबरेली सीट पर, यानी कि अपनी माताजी की सीट पर आना पड़ा है। और इंडिया ब्लॉक पर भी बीजेपी लगातार निशाने साध रही है। दीपचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, तो आंकड़े भी लगातार आपको बता रहे थे। देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो भी वोटिंग परसेंट भी सामने आ रहे हैं। 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी 49 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है। हॉट सीट भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कल्याण जो हॉट सीट इस समय बनी हुई है, श्रीकांत शिंदे एनडीए से इस समय चुनावी मैदान में है, और विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है वैशाली। रायबरेली सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, एनडीए से दिनेश प्रताप सिंह और विपक्ष से राहुल गांधी, जो अमेठी छोड़कर इस समय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, विपक्ष के प्रत्याशी, और एनडीए से स्मृति ईरानी। ये 5वें चरण की हॉट सीट आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लखनऊ इस समय हॉट सीट, क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए से प्रत्याशी, और विपक्ष की तरफ से रविदास मेहरोत्रा सपा की तरफ से ये प्रत्याशी हैं। सारण सीट जो इस समय सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, राजीव प्रताप एनडीए से और रोहिणी आचार्य विपक्ष से।
मुंबई उत्तर ये भी हॉट सीट, एनडीए से पीयूष गोयल और भूषण पाटिल विपक्ष से। कांग्रेस की तरफ से ये चुनावी मैदान में अपनी दाल ठोक रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हैं हॉट सीट जो इस समय मानी जा रही है। मुंबई उत्तर मध्य उज्जवल निकम एनडीए से और वर्षा गायकवाड़ विपक्ष से चुनावी मैदान में दाल ठोक रही हैं। कैसरगंज सीट ये भी हॉट सीट मानी जा रही है। एनडीए से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और भगतराम मिश्रा विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान में इस समय उतरे हुए हैं। फतेहपुर की अगर बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति एनडीए से और नरेश उत्तम पटेल विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान में। तो पांचवें चरण की ये हॉट सीट आपको बता रहे हैं। एनडीए और विपक्ष में सीधा मुकाबला यहां पर है। एनडीए 400 पार का नारा दे चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने देंगे और खासकर जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया है वो तो बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला है। ये विपक्ष का साफ तौर पर सीधा सीधा आरोप है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग परसेंट के आंकड़े 1 बजे तक के भी सामने आ गए हैं। बिहार में 34.62% मतदान हुआ है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जिस पर वोटिंग सुबह से जारी है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, बाराबंकी, कौशाम्बी ये तमाम सीटें आपको बता रहे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जिस पर वोटिंग सुबह से जारी है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटें हैं। हावड़ा, बैरकपुर, बनगांव 3 ये सीटें। तो हॉट सीट भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कैसरगंज जहां से एनडीए से करण भूषण सिंह और विपक्ष की तरफ से भगतराम मिश्रा चुनावी मैदान में। चलिए दीपचंद राठौड़ जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और राहुल गांधी को आत्मविश्वास से पूरे तरीके से बता दिया गया कि उनमें आत्मविश्वास अब नहीं है, कमी है आत्मविश्वास की, इसीलिए अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली पहुंचे हैं वो। देखिए मुस्कान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता या देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये अमेठी छोड़ के रायबरेली गए, ऐसा नहीं है। ये हमारी रणनीति है और हमारी कांग्रेस कमेटी की CWC की मीटिंग के तहत ये निर्णय लिया गया है। इसमें तो ये कहना गलत होगा कि देखिए, मैं आपके कहने के माध्यम से फिर कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारे राहुल गांधी जी क्या अमेठी से रायबरेली चुनाव नहीं लड़ सकते? ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा आज ये होना चाहिए कि आज से पूछा कि आनंद भाई से 10 साल के अंदर इन्होंने क्या करा, देश की जनता की महंगाई से बेहाल है, रोजगारी से बेहाल, इस पे चर्चा करना नहीं चाहते। आज ये हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो ये 2024 का जो इन्होंने नारा दिया था 400 का, वो तो पहली बात तो आनंद भाई आपका फ्लॉप हो गया। देखिए, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती और बीजेपी का जो जुमला उसका पहाड़ था वो ढह चुका है। आज इनसे जनता इनसे जवाब पूछ रही है कि भाई आपने 10 साल के अंदर क्या देश की जनता को दिया, और इनके कई नेताओं को तो भगा भगा कर चुनाव के बाहर भी करा है। ये आनंद भाई को पता होगा, यूपी के अंदर ऐसे कई नेता है जिनका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, पब्लिक उनसे परेशान है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहा कि मोदी जी के चुनाव पे वोट देना नहीं चाहती है। आज देश की जनता इनसे पूछ रही है। जो स्मृति ईरानी जो कहती थी 400 का सिलेंडर है, वो उनको महंगाई लग रही थी, आज 1100 रुपया सिलेंडर, वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? जब इनको आज 90 ठीक है, अब ये पुरानी बातें हो गई है। ठीक है, अब बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं वो तो 4 जून को, क्योंकि जनता अब देखिए चुनावी मैदान है और चुनाव लगातार जारी है, तो जनता अपना संदेश दे देगी, जनाधार दे देगी, जिससे भी देगी, और वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है दीपचंद जी, मैं फिर से आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। राहुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने 10 साल में विकास नहीं किया, और अगर किया है तो बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं दीपचंद जी। देखिए, मैं इसके पहले कह रहा था कि हमारी कुछ त्रुटि आ गई थी, टेक्निकली कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। देखिए मुस्कान जी, क्या है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य को किया है उसको महसूस करने की आवश्यकता है। देखिए, लिखंत के आगे बकंत का कुछ नहीं होता है। चाहे ये रोजगार स्तर की बात कर ले या फिर ये बात कर ले कि
नौकरियों की बात कर ले या देश के अंदर सशक्त विकास की बात कर ले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं इनके लिए खास करके दो धृष्ट राष्ट्र बने हुए हैं जो अपनी आंखों पे वो काली पट्टी बांध कर रखे हैं, जिनको कोई विकास नजर ही नहीं आता है, तो फिर भी मैं ज्यादा नहीं, मैं बस 5 पॉइंट में केवल 5 चीजें बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले बात मैं आ जाता हूं कि हमारा देश भारत आज 5वीं सबसे बड़ा विश्व की अर्थव्यवस्था है, जिसको सारे लोग मानते हैं। पता नहीं दीपचंद जी की पार्टी कब मानेगी। सेकंड बात अगर बात कर लें कि हमारे देश के अंदर जो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन की जो बात हम करते हैं, वो हमारे देश में लगभग 40% पूरे जनसंख्या का लेन देन हो रहा है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक निर्यात की बात कर ले, 466 अरब डॉलर की बात होती थी 13-14 में, आज लगभग 776 के आसपास है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे बात कर लेते हैं, तो उसके ऊपर लगभग 25.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यही नहीं, रोजगार पे बात कर ले, देखिए रोजगार पे जो विपक्ष हमें घेरता है ना, उस पर मैं बस यही चीज बताना चाहूंगा कि विपक्ष का रोजगार छिन गया है, क्योंकि विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से रोना धोना लगा रहता है, और जो ये बार बार कहते हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करके देखें, या फिर वो बात कर ले राफेल की बात कर ले, या फिर वो अपनी रोजगार की बात कर ले। देखिए भारत में लगभग 6 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ है कोरोना के बाद, यानी कि रोजगार बढ़ी है। जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं और हमारा विपक्ष देश में जातीय जनगणना की बात करता है, यही पे हम अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। जब हम ठीक है राहुल जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी। दीपचंद जी, देखिए जो विकास है वो तो खैर लगातार बीजेपी बताती रही है, आप एक बार फिर से 5 पॉइंट्स में बता दिया राहुल आनंद ने, लेकिन सवाल ये कि देखिए 4 चरण निकल चुके हैं चुनावों के। ये 4 चरण क्योंकि सियासी पंडित कह रहे हैं कि कुछ खास रहे नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन ये जो 5वां चरण आज का है, अब तक का किस तरीके से आप आंकलन करेंगे? मुस्कान जी, पहली बात तो उनके जो उन्होंने अभी बताया ना कि विकसित भारत की उन्होंने बात करी, 5 इन्होंने जो चरण बताया, तो मुझसे पूछना चाहूंगा, आपके जो 22 उद्योगपतियों के लिए देश के प्रधानमंत्री 22 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देते हैं, लेकिन देश के किसानों के लिए 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते। जो आप कहते हो कि हम गो भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, वो 250 करोड़ रुपया चंदा तो खा लेते हैं गो भक्त के नाम पर, उस पर आप बात नहीं करोगे। देखिए आज 5वें चरण पर जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर पे पूर्वांचल के माफिया और बाहुबली के सामने में लगा दिया है। उनका मैं एक एक का नाम लेकर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। अभय सिंह, धनंजय सिंह, भट्टभूषण सिंह और राजा भैया तो इनके हाथ से खैर निकल चुके हैं। जिस धनंजय सिंह को ये जेल में डाला, उसके ऊपर मुकदमा भी करा, और वही धनंजय सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आंखों का तारा हो चुके हैं। अभय सिंह को कहते थे कि योगी जी से खतरा है, वो मुझे मरवा देंगे। आज वही अभय सिंह, योगी सरकार के अंदर उनको सुरक्षा दी जा रही है। ये इनकी देखिए आनंद भाई की बौखलाहट और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। आज हम विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन और देश का आम लोग उनसे पूछ रहा है कि जब आप 22 लोगों के उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हो, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं लागू कर रहे हो? हम तो साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आप रोजगार की बात नहीं करोगे, आप महंगाई की बात नहीं करोगे, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करोगे। आपके सारे जितने भ्रष्टाचारी हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिप्त हैं, और आपके पास वो वॉशिंग मशीन है, जो भी भ्रष्टाचारी गया वो गंगा जल से शुद्ध हो गया। देखिए मुस्कान जी, आज देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ जो खिलवाड़ करा है, इस बार देश की जनता फटाफट वोट देगी, और वो भी विपक्ष को, क्योंकि इन्होंने देश के नाम पर देश के युवाओं को जिस तरह गलत में ढकेला सकते हैं, युवा कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं दीपचंद राठौर जी। दीपचंद राठौर जी का ये अधिकार है कि वो विपक्ष के ऊपर जो सत्ता पक्ष में जो बैठा हो उसके ऊपर वो आरोप लगा सकते हैं, उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। लेकिन हमारा विपक्ष यही अधिकार तो भूल चुका है आज के समय में मुस्कान जी, और जो बातें ये कर रहे हैं और जो ये बातें कह रहे हैं, इसकी वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। देखिए जो ये बार बार कहते हैं और जो एक नैरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको आज भी आश्वासन दिलाता हूं मुस्कान जी कि आने वाला वक्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगा। हम फिर आपके साथ बैठेंगे और इसके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। 4 जून को इसके ऊपर हम बैठेंगे और महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे, और आपको हम बताएंगे कि जनता ने जो बटन दबाया है, देखिए चाहे वो पंजा की बात कर ले, चाहे वो साइकिल की बात कर ले, या वो झाड़ू की बात कर ले, वो लंटेन की बात कर ले, सारे चीज
मंदिर के बाहर रह जाने वाली चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ पुष्प या फूल ही प्रभु के चरणों में अर्पित होता है। तो और जो नए फैसला लेने की जो बात आ रही है, जो सशक्त भारत बनाने की बात आ रही है, जिसकी गारंटी खुद मोदी जी ने यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसके ऊपर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि इन सारे नैरेटिव को छोड़ दीजिए। 300 से प्लस सीटें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। उसके बाद बात करेंगे एनडीए की। जी ठीक है दीपचंद राठौड़ जी, बीजेपी की जीत के लिए और एनडीए की जीत के लिए पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस कितनी आश्वस्त नजर आ रही है इस बार चुनावों को लेकर? आदरणीय मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो संविधान और लोकतांत्रिक को सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी मेरे भाई आनंद भाई ने कहा कि मोदी जी की गारंटी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मोदी गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी है। 2014 का आनंद भाई मैनिफेस्टो उठा के देखिए, पेज नंबर 5 में लिखा था कि हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आ गया। दूसरा पेज नंबर 6 पे लिखा था कि रुपए को हम मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना से। 54 रुपए से पहुंचा दिया आपने 86 रुपए पे। उस पे आप नहीं बोले, देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब डॉलर की रुपए की साख गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही है। पेज नंबर 8 पे लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। मणिपुर के क्या हालात है आपने और मुस्कान जी हम सबने देखा। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर तो गए नहीं, और मणिपुर बोलने से भी सारे प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तक कतराते हैं। और जिस ये विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आनंद भाई, स्मृति ईरानी ने गांव आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मैं अपनी बात रखनी थी मुस्कान जी। देखिए अब मैं आनंद भाई से पूछना चाहूंगा, एक गांव है स्मृति ईरानी ने गांव गोद लिया, गांव सुजानपुर। उस सुजानपुर की जो योजना और उसकी जो विकास की जो गति थी धीमी है कि वहां पे हर जगह योजना के तहत टूटियां तो लगी है पर टूटे के अंदर जल नहीं पहुंचा है। वहाँ सड़कें इतनी कच्ची है कि अगर घोड़ा आम आदमी भी जाए तो साइकिल के वो गिरता पड़ता ही जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल आनंद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलो तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर रायगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़ा हादसा टला है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पटरी से उतरी राजस्थान जा रही मालगाड़ी, हादसा टला है। हालांकि हादसे से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर बड़ा हादसा टला है। पटरी से उतरी है मालगाड़ी, हालांकि हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना इस समय नहीं है। यह अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। राजस्थान के रायगढ़ में यह बड़ा हादसा होने से टला है। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी कोयला लोड करके घरघोड़ा बरोद रेलवे साइडिंग से सुबह 7 बजे राजस्थान की तरफ जा रही थी। साइडिंग से कुछ ही दूरी पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोगी की पटरी से उतर जाने पर अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर देखने को मिला। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। तो यह जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना इस समय नहीं है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर पटरी से उतरी है मालगाड़ी। कोयले से लोड थी ये मालगाड़ी जो अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए रायगढ़ से संवाददाता भूपेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, किस तरीके की जानकारी, मालगाड़ी पटरी से उतरी है, क्या कुछ अपडेट? जी, सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। ये मालगाड़ी कोयला की लोड लेकर राजस्थान की ओर रवाना हुई थी और बरौद साइडिंग निकलने के कुछ ही दूर बाद पहुंचने के बाद इसके 4-6 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे वहां आसपास के लोगों में थोड़ा सा अफरा तफरी मच गया था। जिसके बाद मामला अभी ठीक ठाक है। रेलवे के कर्मचारी मौके पे पहुंच गए हैं और ये घटना किस तरह हुई उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भूपेंद्र, लापरवाही किसकी समझी जाए, क्या अभी तक कोई जिम्मेदारी तय की गई? नहीं, अभी इसमें किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि लापरवाही किसकी है, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। आपको ये बताना चाहूंगा कि बरौद रेलवे साइडिंग का निर्माण अभी अभी हुआ है, जिसमें आवागमन लगभग 3 महीने से आसपास ही चालू हुई है।
ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात एटीएस का बहुत बड़ा एक्शन सामने आया है। आईएसआईएस के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात एटीएस का ये बड़ा एक्शन, आईएसआईएस के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकियों को अरेस्ट किया गया। चारों आतंकियों से एटीएस पूछताछ लगातार कर रही है, अभी भी पूछताछ जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गुजरात एटीएस ने यह बड़ा एक्शन लिया। आईएसआईएस से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आतंकियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन्हें अरेस्ट किया गया। आईएसआईएस के संबंधित थे ये चारों आतंकी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।